आज की स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हम यहाँ पर हमारी मेन लीड फुयान को देखते हैं। यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन होते हैं। ओल्ड पर्सन कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो। फुयान कहता है कि मैं यहाँ पर शाओ का वेट कर रहा हूँ। वो पुलिस कहते हैं कि उस शाओ का सरनेम यान है ना, उसने अपने फादर को नाइफ से हमला किया और उसे ऊपर पहुंचा दिया। वो 3 मंथ पहले ही जेल से रिहा हुई है। क्या तुम नहीं जानते? फिर हमें फुयान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। फुयान शाओ के पास आता है। शाओ कहते हैं कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फुयान उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हारे जेल से आने के बाद हम मैरिज कर लेंगे। शाओ कहती है कि नहीं, इस हथकड़ियों की वजह से मेरी जिंदगी भर का सपना टूट चुका है, तुम किसी और को ढूंढ लो। इतना कहकर वो पुलिस के साथ चली जाती है। हान पीछे से तो जाते हुए देखता रहता है। प्रेजेंट में फुयान सोचता है कि मैं भी तुम्हारी तरह दृढ़ निश्चयी हूँ, मैं भी अब तुम्हें एक भी मौका नहीं देना चाहता। सीन कट होता है, हमें शाओ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ अपने बेबी के साथ जा रही होती है इंटरव्यू पर। जोबा कहता है कि मम्मा देखो, वो लड़की को कोई परेशान कर रहा है। वहाँ पर एक मैन एक बंदे का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। जिया उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और उससे मस्त वाला कूद कर उस लड़की का पर्स दे देती है। वो लड़की तो थैंक यू वगैरह कर रही होती है। तभी जोबा टाइम देखकर आवाज देता है, मम्मी आपको इंटरव्यू पे नहीं जाना क्या? शाओ देखती है जाने में, कहती है कि अरे नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए तो लेट हो रहा है। फिर ना वो जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकलती है। जब वो वहाँ पहुँच गई थी तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुझे इतना देर कैसे हो गई। शाओ कहती है कि इसे छोड़, रास्ते पे कुछ पंगा हो गया था। और कहती है कि क्या बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब मैं नहीं जा सकती। वो कहती है कि ओके छोड़ इसे, अब तो जल्दी जा अंदर, मैं बेबी का ध्यान रख लूंगी। फिर ना वो इंटरव्यू वगैरह दे देती है। बाद में यहाँ पर वो बंदी कहती है कि आखिरकार हम अपने बॉस के लिए असिस्टेंट के लिए जो है जॉब दे रहे हैं, वो आपको रखते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर करता है। तभी यहाँ पर वो बॉस आ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि फुयान ही था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर तो शॉक हो गए थे। वो दोनों इस तरह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो बंदी कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? फुयान तो साफ इनकार कर देता है कि नहीं और वहां से चला गया होता है। फिर वो बंदी शाओ से भी यही क्वेश्चन करती है। यहाँ पर शाओ भी मना कर देती है। फिर वो बंदी कहती है कि आपको जॉब में रखा गया है या नहीं, हम आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे। शाओ रास्ते पे जाते हुए सोचती है कि मैं सब चीज से क्वालिफाइड हूँ जॉब के लिए, बस जेल में चली गई थी, इस वजह से मुझे जॉब के लिए नहीं रखा चाहता। मैं पिछले कई दिनों में काफी सारी जगह पे अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन सब जगह से रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ जेल की वजह से। फिर शाह अपनी फ्रेंड मिंगसी के पास आती है, वहाँ पे बेबी भी था। मिंगसी कहती है कि मैं हमेशा तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या तुम फुयान को तलाश करने की योजना बना रही हो? मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा लॉयर बन चुका है। शाह कहती है कि 5 साल हो चुके हैं, अब उसकी मैरिज हो गई होगी, मैं अब उसे परेशान नहीं करना चाहती। मिंगसी कहती है कि तुम्हें जेल से जल्दी रिलीज कर दिया गया था, तो तुम उससे मिलने क्यों नहीं गई और उससे कुछ कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? शाह कहती है कि मैं जेल में रह चुकी हूँ, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहती अपने साथ। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम जोबा का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी साइड हमें फुयान का दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड होता है। यहाँ पर तो उसका फ्रेंड बोले जा रहा था और ये लोग यहाँ पे क्लब में थे। फुयान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फुयान कहता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं भी नहीं पीऊंगा। फ्रेंड कहता है कि आज सूरज कहाँ से निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं वो शाओ वापस आ गई हो। यहाँ पर तो फुयान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और कहता है कि मैं और यहाँ पे नहीं रहना चाहता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जिया जब वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पास रास्ते पर फुयान निकलता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। फुयान कहता है कि तुम मेरी कार में बैठ सकती हो। शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फुयान कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कोई अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई हो। शाओ कहती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। फुयान कहता है कि ब्रेकअप के बाद मैं ड्राइवर जितना भी अच्छा नहीं हूँ। शाओ कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे नहीं जानते, और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से फुयान आता है और उसे उठाकर अपने कार में बैठा दिया था। फुयान रास्ते में पूछता है कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा? शाओ कहती है कि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। फुयान कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो अभी? शाओ कहती है कि माउंटेन कैफे पर। फुयान कहते हैं कि तुम कॉफी शॉप में रहती हो। शाओ कहती है कि मैं कॉफी खरीदने के लिए जा रही हूँ। फुयान कहते हैं कि एक आशाजनक फ्यूचर है। फिर उसकी जगह आ गई होती है तो वो उतर के जाने लगी थी। फुयान कहता है कि जाकर मेडिसिन लेना याद रखना, इस मौसम में तुम्हें कोल्ड हो जाता है ना। वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ को मौसम की वजह से कोल्ड हो गया था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। वहाँ पर फुयान उसकी केयर कर रहा होता है। कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है ना इस मौसम की वजह से। वो यहाँ पर शाओ की बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रहा होता है। प्रेजेंट में शाओ जब लेटी हुई थी अपने बेड पे, तभी यहाँ पर उसे उसी बंदी की कॉल आती है जहाँ पर उसे जॉब में रख लिया गया था। यहाँ पर शाओ कहती है कि क्या आपको यकीन है कि आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? तो कहते हैं कि हाँ, ये कोई मिस्टेक नहीं है, आप ही को है, आप आ जाइएगा कल से। शाओ तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे कोई भी जॉब में नहीं रख रहा होता है। जेल जाने की वजह से उसकी इमेज खराब हो गई थी। फिर ना वो यहाँ पर पहुंच गई थी और वो बंदी यहाँ पर उसे दिखा रही होती है उसका ऑफिस। जिया कहती है कि मेरा ऑफिस है। शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि क्या ये मेरा पर्सनल पूरा ऑफिस मेरा है ये वाला?
फिर यहाँ पर वो उसे फुयान के बारे में बता रही होती है और कहती है कि उनकी ऑलरेडी एक फियांस है। शाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। शाओ कहती है कि मैं यहाँ पर असिस्टेंट का अच्छा काम करूंगी। फिर यहाँ पर वो उसे एक फाइल देती है और कहती है कि इसको प्रिंट करवा कर तुम मिस्टर फुयान को दे देना। फिर यहाँ पर वो अपनी फाइल वगैरह जो कंप्लीट करके फुयान के डोर के पास खड़ी थी और नॉक करने में हिचकिचा रही होती है। तभी बाहर से फुयान आ जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हुई हो, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी असिस्टेंट हो, डायरेक्ट अंदर आ जाओ। फिर अंदर आकर वो उसे फाइल देती है और कहती है कि और कुछ नहीं है तो मैं पहले चलती हूँ यहाँ से। फुयान कहता है कि पिछले 5 सालों में मैंने अब्रॉड में अच्छा टाइम बिताया। शाओ कहती है कि ये आपकी पर्सनल जानकारी है। फुयान कहते हैं कि खाली समय पर बातें करना सिर्फ पुरानी बातें हैं, अभी वैसे भी दोपहर के 12 बज चुके हैं। शाओ कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई भी पास्ट नहीं होना चाहिए। फुयान प्लीज तुम अपने आप का सम्मान करो। फुयान कहते हैं कि कैसे, और उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या आपने पास्ट के बारे में बात करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घटाना होता है। शाओ कहते हैं कि मैंने भी होप नहीं किया था कि एक भव्य व्यक्ति इंसान की तरह दिखता है। फिर यहाँ पर वो उसके क्लोज आ रहे होते हैं। फिर इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फुयान ने उठाकर शाओ को टेबल पर बैठा दिया था और उसके टिन को टच कर रहे थे। शाओ कहती है कि क्या तुम मुझे लॉन्ग टाइम तक मेरा वेट कर पाओगे। वो ऑफ कोर्स कहता है और उसकी मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गया था। यहाँ पर तो शाओ पीछे की तरफ जा रही होती है। शाओ कहती है कि खाने का टाइम हो चुका है इसलिए मैं जा रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पर एक बंदी आ जाती है। वो ये बंदी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही थी अंदर। यहाँ पर वो उसे काफी सारी फाइल्स देती है। कहती है कि इन फाइल्स का यूज वो सुबह सुबह करेंगे मिस्टर फुयान, तो जल्दी से तुम इसका काम खत्म कर लेना। फिर ना उसे काम करते करते काफी ज्यादा लेट नाइट हो जाता है। तभी यहाँ पर जॉबा का कॉल आता है। जॉबा कहता है कि मम्मा आप मुझे लेने क्यों नहीं आई, सभी बच्चे यहाँ के चले गए हैं। शाओ कहती है कि बाकी बच्चे चले गए। फिर वो टाइम देखती है, टाइम तो बहुत लेट हो गया था। शाओ कहती है कि सॉरी बेटा, मम्मा आज लेट हो गई। एक्चुअली मम्मा को ना आज ओवर टाइम काम था इसलिए मैं तुम्हें ले जाना भूल गई। शाओ कहती है कि कुछ टाइम तक मम्मा किंडरगार्टन पर नहीं आ पाएगी, मम्मा को ओवर टाइम काम है। एंड डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें आंटी मिंगसी को लेने के लिए भेज दूंगी। तुम और आंटी मिंगसी तुम दोनों गेट पर मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगी जल्दी। फिर यहाँ पर वो जल्दी मिंगसी को कॉल करती है और अपने बेटे को लेने के लिए भेजती है उसे। फिर शाओ जल्दी जल्दी फाइल्स कंप्लीट करके फुयान के पास जाती है और कहती है कि आज के लिए इतनी जानकारी है। फुयान तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। शाओ कहती है कि क्या आप एक नजर डालना चाहेंगे, जरा देखो। फिर वो जल्दी से फाइल्स चेक करके कहता है कि तुम इसे रोक क्यों नहीं सकती। शाओ कहती है कि मुझे पहले वॉशरूम जाना है। शाओ उसे एक्सक्यूज दे देती है कि मेरे घर पे एक्चुअली पाइप का पानी जो है टूट गया है तो मुझे उसे सही कराना पड़ेगा। फुयान कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। शाओ सोचती है कि इसकी ऑलरेडी एक फियांस है, मुझे इसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। शाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। फुयान कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ लेकिन इससे एक व्यक्ति का किराया कम हो सकता है, मैं तुमसे कम पैसे ले लूंगा। यहाँ पर फुयान कहते हैं कि कहाँ पर जाना है कार पर। शाओ कहती है कि कैफे के पीछे जाना है। फुयान कहता है कि इससे पता चलता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई घर है। फिर शाओ को वहाँ पे वो ड्रॉप कर देता है। शाओ वहाँ से जाने लगती है। फुयान कहता है कि तुम उस घर में क्यों नहीं रहती। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर फुयान ने जो है शाओ के नाम पर एक घर खरीदा था और कहा था कि ये हमारा घर है। शाओ यहाँ पर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा घर है। तभी यहाँ पर जाओबा मम्मा चिल्ला रहा होता है तेज से। फुयान ने सुनकर तो शॉक हो जाता है। उसकी बेस्टी भी फुयान को देख लेती है, वो तो शॉक हो गई थी। शाओ यहाँ पर उसे इशारा करती है कुछ कर। फिर ना वो बेबी को लेकर चली जाती है वहाँ से। फुयान कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त इन 5 सालों में मम्मा भी बन गई है। शाओ कहती है कि अच्छी बात तो है ना, और कहती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ यहाँ से। फिर घर पर तो मिक्सी बाहर खड़ी करी हुई थी। कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ तुम आज फुयान के साथ कैसे थी। फिर यहाँ पर शाओ ने तब बता देती है कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। मिक्सी कहती कि है यार क्या कोइंसिडेंस है, कितनी छोटी सी दुनिया है ये, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मिक्सी कहती है कि खैर छोड़, तुम दोनों वापस से भी तो साथ आ सकते हो ना। शाओ कहती कि नहीं, उसकी पहले से ही एक फियांस है। खैर अगर उसकी कोई फियांस ना भी होती फिर भी हम साथ नहीं आते। यहाँ पर मिक्सी कहती है कि मैं कल तो बेबी को रख लूंगी अपने पास और उसकी केयर भी करूंगी, लेकिन ये काम मैं परसों नहीं कर पाऊंगी क्योंकि परसों मेरे फादर ने मुझे एक बिजनेस मीटिंग में भेजा है तो मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। शाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं कल हाउस कीपिंग वाले से कुछ पूछ लूंगी, शायद उनके पास कुछ हो। शाओ कहती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मिक्सी कहती है कि चलो ये जॉबा कितना प्यारा है, और जॉबा से कहती है कि बाय बेबी, वो भी बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जॉबा कह रहा होता है कि टीचर ना मुझसे क्वेश्चन कर रही होती है। वो कर रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन कौन है, तो मैंने सिर्फ पेरेंट्स में मम्मी को कहा। वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे फादर कौन है, मैं क्या आंसर दूँ। शाओ कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारी आपकी मम्मा की गलती है। जॉबा कहता है कि क्या मैं अपने फादर से मिल सकता हूँ। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे फादर से बहुत टाइम से अलग थी, अब उनकी ना एक न्यू गर्लफ्रेंड है, अगर हम उन्हें अब परेशान करेंगे तो उनके नए रिलेशनशिप में असर पड़ेगा ना बेटा, और ये सही नहीं है।
शोभा कहते हैं कि ठीक है मम्मा, क्या आप मुझे कल स्कूल से जल्दी ले आएंगी? मैं बेबीज को एक एक करके जाते हुए नहीं देखना चाहता, मैं वहाँ पर अकेले बचता हूँ। शाह उसे हक करती है, कहती है कि ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर वो एक हाउसकीपर से बात करती है और बीवी को रखने उखने का सारा कुछ डील कर लेती है। वो बंदा जिसका नेम चौहान होता है वो कहते हैं कि चलो आप मुझे वीचैट में जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पर वो उसे वीचैट में जोड़ लेती है। शाह कहते हैं कि आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। साइड से फयान भी देख रहा होता है उसे बात करते हुए, और जब वो चला जाता है तो उसका नज़र भी पड़ती है। यहाँ पर फिर फयान शाह के पास आता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतने कम एज के बंदे के साथ खेल रही हो। शाह कहते हैं कि वो एडल्ट है और उसकी अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर तो फयान कुछ और समझ रहा होता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम उसके लिए सुटेबल हो? शाह कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी एज का है, वो काफी ज्यादा हैंडसम और इनोसेंट सिंपल सा लड़का लगता है। क्या इस वजह से तुमने मुझे पसंद किया था? फिर तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शाह सफाई कर रही होती है। तभी यहाँ पर फयान आता है। शाह कहती है कि वेलकम। उस टाइम पर फयान भी एक कॉलेज स्टूडेंट था। शाह तो उसे देखती रह जाती है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था। शाह कहती है कि ये सब खत्म हो चुका है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ अपने पास्ट को। यहाँ पर फयान कहता है कि मैंने तो जितनी उम्मीद नहीं की थी, तुम मुझसे भी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हो। फयान यहाँ से चला जाता है। शाह कहती है कि अब हमारा 5 साल पहले का पास्ट खत्म हो चुका है, मैं अभी इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी यहाँ पर एक न्यू बंदे की एंट्री होती है जिसका नेम एलिन होता है। एलिन कहती है कि तुम जेल से कब बाहर आई, क्या तुम मेरी सिस्टर बनने के योग्य भी हो? ये तो एक पागल और हत्यारिन है, इसने अपने फादर तक को नहीं छोड़ा, नाइफ से हमला किया था। अगर मेरे फादर इतने लकी न होते, अगर वो न बच पाते तो इसे अभी भी पूरी लाइफ जेल में सड़ना पड़ता। थैंक टू गॉड कि वो बच गए। और तुम यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहने हुए अपना मुंह छुपाए भागती रहती हो। शाह कहती है कि तुमने इतने सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, तुम बहुत सारे मैच को हिला देने में कैपेबल हो। शाह कहती है मैं क्या हूँ, ऐसा तो तुम बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हारी जैसी वुमेन से तो मैं लाख गुना अच्छी हूँ। कम से कम मैं कभी जेल में तो नहीं गई और ना ही मैंने किसी को सेड्यूस किया है। तुमने तो मिस्टर फयान को भी बहकाया था, वो तुम जैसी वुमेन से कभी भी मैरिज नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें पसंद करेंगे। शाह कहती है कि चाहे वो मुझे पसंद करे या नहीं, इसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम रियलिटी में बहुत ज्यादा फनी हो। शाह कहती है कि मैंने काफी टाइम से उनको फॉलो किया है, मैंने तुम्हारी जगह बना ली है, मैं तुम्हें उस पर बैठने नहीं दे सकती। तुम तो अभी तक उस चेयर में बैठी हुई मुझे नहीं दिखी। यहाँ पर तो वो टी उठाकर गुस्से में शाह के ऊपर डाल देती है। शाह भी कौन सा शांत रहने वाली थी, वो भी उठकर इसे एक स्लैप छोड़ देती है। एलन कहती है कि तुमने मुझे स्लैप मारने की हिम्मत कैसे की? शाह कहती है कि अभी बताती हूँ। फिर ना वो उसका सर पकड़कर बहुत ज्यादा कूटती है। एलन कहती है जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है। यहाँ पर एलन तो झूठ पे झूठ बोली जा रही थी, कहती है कि ये अचानक से आई और मुझे कूटने लग गई और मुझे मिस्टर फयान के साथ रिलेशनशिप में देखा। आप ये भी जानती हैं कि आप उसकी मॉम है, आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। यहाँ पर मॉम कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? शाह भी उन्हें सारा सच बता देती है कि वो कैफे में बैठी थी, ये आगे से आकर उसे पंगा कर रही थी और कहती है कि इसने मेरे ऊपर हॉट कॉफी फेंक थी और अपने जले हुए निशान दिखा रही होती है नेक के। आप कैमरास को चेक कर सकती हैं। यहाँ पर तो वो एलिन डर जाती है, वो कहती है कि इसे पागल है, ये ऑलरेडी एक बार ये जेल जा चुकी है, इसी की सारी गलती होगी। मॉम कहती है कि मैं किसी को कैमरेस के चेक करने के लिए भेजूंगी और एलिन से कहती है कि तुम अपने फैमिली मेंबर से किसी को बुलाओ और तुम्हें जमानत मिल सके। फिर यहाँ पर एलिन अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि फिर से पागल हो गई है, शाह ने मुझे कूटा है, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, आप जल्दी आ जाइए। और यहाँ पर रीमा को मैसेज कर देती है कि तुम मेरे लिए छुट्टी ले लेना आज की, मैं कुछ काम है मुझे। रीमा मैसेज करती है तुम हो कहाँ? वो कहती है कि पुलिस स्टेशन में। दूसरी तरफ शाह यहाँ पर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर एलन के फादर आ जाते हैं। एलन कहती है कि यही है, इसने मेरी पिटाई की है। फादर तो उसे जोर से स्लैप चढ़ देते हैं शाह को और कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर से इतनी नफरत करती हो, तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से कूटा है, इसमें तुम्हारा क्या भला होगा? शाह कहती है कि वो मेरी बहन नहीं है। शाह भी फादर को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि आप मुझे पढ़ाने के क्वालिफाइड नहीं हो। फादर गुस्से में कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो आजीवन जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। शाह कहती है कि आप यहाँ पर क्या एक्टिंग कर रहे हैं, आपको तो एक मामले से चोट आई थी, अगर आपको ज्यादातर चोट लगती तो आप इतने सालों में तो आराम से व्हील चेयर में पकड़े हुए थे और आपकी इंजरीज भी सही नहीं होती। फादर तो शाह को वापस से स्लैप चढ़ने वाले थे। तभी यहाँ पर चिया एलिन का बाल पकड़कर उसे आगे कर देती है। फादर रुक जाते हैं एलिन का फेस देखकर। शाह कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस बार सच में ऊपर पहुंचा दूंगी। फादर कहते हैं तुम ऑलरेडी जेल में रह चुकी हो, तुम्हारे जीवन तो वैसे ही बर्बाद है, मेरे लिए ब्रदर को ऊपर पहुंचाना उचित नहीं होगा। तभी यहाँ पर फयान आ जाता है, कहते हैं कि किसने ऊपर पहुंचाया? फयान शाह से कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किसने पहुंचाया उसे ऊपर, मुझे सच बताओ शाह। हाथ किसने हिलाया? शाह तो यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। शाह कहते कि मैं नहीं जीत सकती। फयान कहते कि मैं वापस से कैसे स्टार्ट कर दूंगा। शाह कहते कि अगले 5 चैप्टर्स में। यहाँ पर तो फयान की आइज में आंसू आ गए थे और उसकी आइज पूरी रेड हो गई थी और वो ना फादर को पकड़कर कूटने लग गया था। तभी यहाँ पर वही पुलिस लेडी आ जाती है
तब यहाँ पे वो पुलिस आ गई होती है तो वो कहती है कि छोड़ो उसे। यान शाह से कहता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है। फिर यहाँ पर वो एलन को बिजनेस कार्ड देता है, कहता है कि अगर तुम और तुम्हारी फैमिली मुझ पर केस करना चाहते तो मेरे लॉ फॉर्म में आ जाना। यहाँ पर तो उसने फादर की बुरी हालत कर दी थी, फादर का फेस तो देखने लायक था, वो डर रहे होते हैं। फिर ना वो शाह को ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। शाह फुयान से थैंक यू कह रही होती है। फुयान कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाह कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। फुयान कहता है कि अगर वो ना होते तो हम इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते, उसने तुम्हारी मॉम को ऊपर पहुंचा दिया था, यही कारण है कि तुम बदला लेना चाहती थी। शाह कहती है कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। फुयान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है बेरहम। शाह यहाँ पर बिल्कुल सनपट बैठी हुई थी। फुयान उसकी तरफ देखता है और कहते कि क्या हो रहा है, और उसके नेक में दिखता है कि जलने के निशान थे। ये क्या हो गया है। शाह कहती है कि मेरी एलन के साथ बहस हो गई थी, इस दौरान गलती से मेरा हाथ जल गया और नेक भी। फुयान को तो सब समझ में आ गया था, वो कहते कि एलन ने किया ना सब। फुयान तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था शाह को हर्ट हुआ देखकर। शाह कहती है हंसते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तो उसे दर्जनों बार स्लैप मारे हैं, इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फुयान कहता है कि तुम्हारी चोट काफी ज्यादा है, तुम्हें मेडिसिन लगाने की जरूरत है। वो मेडिसिन बॉक्स निकालता है। शाह कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर लगा लूंगी मेडिसिन। फिर शाह देखती है कि मेडिसिन वाला बॉक्स जो था वो पिंक कलर का था, इसी तरह एक प्लास्टिक दिखाया जाता है, जहाँ पर फुयान कहता है कि तुमने मेरे लिए पिंक कलर का मेडिसिन बॉक्स क्यों खरीदा। शाह कहती है कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और पिंक कलर ज्यादातर लड़कियां ली रहती हैं और तुम इसे अपने पास रखोगे, इसे रखने से सबको लगेगा कि तुम्हारी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फुयान कहता है कि ये तो सही बात है, अगर फ्यूचर में कोई भी मेरे कार में बैठेगा तो मैं उसे सबसे पहले प्रमुख स्थान पर रखूंगा और उसे बताऊंगा कि ये मेडिकल बॉक्स मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने रेडी कर रखा है। प्रेजेंट में शाह कहती है कि तुम अभी भी इसे क्यों रखते हो। फुयान कहता है कि इसलिए मुझे ये याद दिलाता है कि मैं कितना ज्यादा स्टूपिड था। शाह को तो बहुत ज्यादा अजीब फील होता है, वो कहती है कि मैं घर जाकर खुद मेडिसिन लगा लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम वहाँ से मेडिसिन लेकर चली जाती है। फिर जैसे फुयान उसे जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुयान ने एक केस जीता था, इस खुशी में पार्टी हुई थी। शाह को तो नहीं पता होता है कि यहाँ पे पार्टी है, वो खड़ी हुई थी। वो जैसे ही फुयान को आते हुए देखती है, वो शाइट फेस अपना कर लेती है। रीमा कहते हैं कि बॉस क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पर तो फुयान शाह की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, उसे जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर हाँ कर दी थी उन्होंने। रीमा कहती है कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड थी, तभी इतनी सारी गॉसिप्स होती रहती थी, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। और कहती है कि बॉस कम से कम आप हमें उसकी फोटो या फिर उसे ही बुला दीजिए, हम देखना चाहते हैं। शाह तो अभी भी पीछे साइड पर खड़ी थी बैक साइड करके। फुयान कहता है कि वो बिजी है, वो नहीं आ सकती। रीमा कहती है कि बॉस लेडी करती क्या है जो इतनी बिजी रहती हैं, क्या वो हम जैसे लॉयर से भी ज्यादा बिजी रहती हैं। फुयान कहता है कि वो भी एक लॉयर है। शाह तो ये सुनते साथ ही वहाँ से जाने लगती है। रीमा कहते हैं कि बॉस क्या आप हमें उसका नेम बता सकते हैं। फुयान शाह को जाता हुआ देखकर कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कभी ना कभी उसे मिल पाऊंगा। शाह साइड में जाकर निंगसी को कॉल करती है। शाह कहती है कि तुम मेरे अमेरिका जाने के बारे में क्या सोचती हो। निंगसी कहती है कि क्या हुआ है। शाह कहती है कि मैं सचमुच अब और नहीं रुक सकती यहाँ पर। निंगसी कहती है तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम रो रही हो, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा साथ दूंगी। शाह कहती है कि मैं निश्चित रूप से इसके बारे में सोचूंगी। फिर कॉल कट हो जाता है। शाह जब आगे की तरफ जाती है, वहाँ पर तो फुयान पी कर बेहोश था। शाह सोचती है इतनी सारी बोतल, ये इतना तो क्यों पीता है, पी कर तो टुन हो गया है। शाह यहाँ पर फिर किसी को कॉल करती है, कहती है कि सब लोग कहाँ गए। रीमा कहती है कि तुम अभी तक घर नहीं गई हो। शाह कहती है कि यहाँ पर मिस्टर फुयान तो पी कर टुन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ फॉर्म में तो कोई भी नहीं है। रीमा कहती है कि उन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ से उन्हें ले जाएगी, तो इसलिए हम सब चले गए। तभी यहाँ पर टुन सी हालत में फुयान भी उठ जाता है। शाह कहती है तुम्हारे पास कोई और भी कास्ट ऑप्शंस हैं। फुयान कहते हैं कि मुझे वापस भेज जाओ। शाह कहती है कि मुझे नंबर दो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोन करती हूँ। वो उसे बैक साइड से हक कर लेता है, कहते हैं कि मुझे रिग्रेट हो रहा है। फिर शाह यहाँ पर उसे टैक्सी कार में ले आई थी। फुयान यहाँ पर अपनी आइज ओपन करता है। शाह कहती है जो कि तुम अब जाके हो, तो मैं यहाँ से पहले जाऊंगी, तुम खुद चले जाओ। फुयान की तो अच्छी सी आइज भी नहीं खुल रही होती है। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मदद करो, हेल्प मी। फुयान कहता है कि मेरे ना मसल्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपने क्लोथ्स उतार दूँ। शाह कहती है कि उतार दो, मैं फिर तुम्हारे पिक्स ले लूंगी और ऑफिस के सारे कलीग्स को भेज दूंगी। फुयान कहता है कि काम नहीं करेगा। फिर उसके शोल्डर्स पर अपने सर रख कर लेटने लग गया था। शाह कहती है कि फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बुला लेते। शाह कहती है कि वीचेट से बुला लो, और कहती है कि तुम पहले कार से उतरो पहले तुम। वो शाह से बिल्कुल क्यूट बिहेव करते हुए कहता है कि मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस की फीलिंग हो रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा। शाह कहती है कि मैं ओवर टाइम का डबल पेमेंट लूंगी। फिर ना वो उसे घर के अंदर ले आई थी। वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है। तभी यहाँ पर उसे शुआन का कॉल आ जाता है। शुआन कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप आज रात वापस आएंगी। शाह कहती है कि मुझे आज रात कुछ जरूरी काम करना है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। फिर जैसे ही वो पीछे देखती है, वो तो डर जाती है
क्योंकि अचानक से फयान सामने खड़ा था बिल्कुल। शाह कहते कि तुम बाहर कैसे है, तुम तो चला भी नहीं चाह रहे थे ना। फयान कहते कि अगर मैं बाहर ना आता तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई मैन तुम्हारा वेट कर रहा है घर आने का। शाह कहते हैं कि तुमने क्या कहा। फयान कहते तुम कितने टाइम से घर पर हो, तुम्हें इतनी जल्दी एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया। शाह भी थोड़ा मैटर समझते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी प्राइवेसी और प्राइवेट मैटर है। अब जो कि तुम जाग गए हो, तुम्हारी आंखें भी अच्छे से खुल रही हो, तुम चल पा रहे हो, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फयान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कि कब तक बात करनी है। शाह कहती है कि जब तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते। अब तो यहाँ पर फयान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग अमेरिका में है, मेरा दिमाग गड़बड़ क्या है। मैंने अभी जो कहा क्या वो पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। मुझे 5 साल पहले किसने छोड़ा था, मुझे 5 साल तक किसने ब्लॉक किया, मुझे 5 साल तक किसने हटाया। क्या तुमको खुद इसका उत्तर नहीं पता। आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया, तुम मेरे तरह से बिहेव कर रही हो। शाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब मैं जेल में जाने वाली थी, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। फयान को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या मैं इससे एग्री था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। शाह कहती है कि 2 लोगों के लिए सहमत होने की जरूरत कोई नहीं होती इसमें। आप एक लॉयर हैं, मुझे आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। फयान कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। फयान गुस्से में कहते हैं कि तुम रुकना चाहती हो तो रुको। फिर यहाँ पर ना वो उसे फोर्सफुली किस करने लग गया था। शाह उसके चेस्ट में हाथ मार रही होती है कि वो उसे दूर करे, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहा होता है। फिर ना वो उसे बेड पर ले आया था और अपनी शर्ट ओपन करके उसे किस कर रहा होता है क्लोज जाकर। तब यहाँ पर मॉम आ जाती है फयान की, और यहाँ ये पुलिस लेडी कोई और नहीं बल्कि फयान की मॉम थी। फयान अंदर से कहता है कि मॉम आप इतनी लेट नाइट क्या कर रही हो। मॉम अंदर से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी मॉम अपने बेटे को देखना चाहती है, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, जल्दी इस दरवाजा खोलो। फयान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या ही करता और क्या ही बताता कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि मॉम बहुत लेट हो चुका है, आप कल आना। मॉम बाहर से, मॉम को तो शक हो रहा होता है। मॉम कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है तुम डोर ओपन मत करो, मैंने केस भी लिया है, मैं खुद ही ओपन कर लूंगी। शाह तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि मॉम यहाँ पर आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं मॉम के सब नहीं देखने दे सकती। फयान तो यहाँ पर उसे टीज कर रहा होता है कि तुम अब जल्दी से बाहर जाओ, मॉम ये सब देख सकती है। फिर क्या करे, फयान तो मुस्कुराता है। शाह जल्दी जाकर छिप जाती है। फयान तो यहाँ पर अपनी वर्क वाली टेबल पे बैठ गया था। मॉम अंदर आती है। फयान कहते हैं कि मॉम आधी रात को क्या कर रही है। मॉम कहती है कि तुम एक नंबर के कुत्ते हो, तुम अपनी मॉम से बात करते हुए इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। मॉम कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम मुझे सच बताओ तुम्हारे और शाह के बीच क्या चल रहा है। फयान कहते हैं कि मॉम आप कितनी बुरी हैं, अब क्या ही पूछ रही हो मुझसे। मॉम कहती है तो तुम लाइट डांस नहीं लेते, मैं यही मान लूंगी कि मेरे बेटे स्कूल लेना देना नहीं है। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए 6 ब्लाइंड डेज का अरेंज किया है, तुम्हें सारी ब्लाइंड डेज में जाना है, सुबह दोपहर और रात को। फयान कहते हैं कि क्या मैं किसी लड़की के लिए तड़प रहा हूँ क्या, जो आप मुझे ऐसे भेज रही हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मॉम उसको हिट करते हुए कहती है कि मॉम तुमसे कुछ गंभीर बात कर रही है और बीच में बोलना बंद करो। तो यहाँ पर शाह की परछाई देख लेती है तो उनके पास दूसरी तरफ कुछ आ रही होती है। तभी फयान उन्हें जाते हुए देखकर रोक लेता है। फयान कहता है कि मॉम अब रात के 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो मुझे अब सोना है और आराम भी करना है, तो मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो आप प्लीज चाहिए। और उन्हें जाके छोड़ रहा होता है कि बाहर चली जाए। मॉम को बचाने के बाद वो जल्दी से शाह के पास जाता है। शाह कहती है जो कि तुम्हारी मॉम जा चुकी है, अब मैं पहले चलती हूँ यहाँ से। फयान कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। शाह कहती है कि नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होंगी, वैसे भी मेरे घर पे कोई मेरा वेट कर रहा है। अब मुस्कुराते बोलते कि बहुत देर से वापस जाना अच्छा नहीं होता ना। फयान कहता है कि क्या तुम्हारा सच में एक बॉयफ्रेंड है। शाह उसका जवाब कांस नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हमें शाह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाह जब जेल में होती है तभी यहाँ पर फयान के फादर आते हैं और कहते हैं कि फयान मेरा इकलौता बेटा है, मेरी यान फैमिली में बहुओं के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं है, किसी भी मैच की कोई जरूरत नहीं है, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम जेल चली गई हो और जेल का दाग तुम्हारे ऊपर लग गया है और ये दाग कभी भी साफ नहीं होगा। और रही बात मेरे बेटे की, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है। शाह कहती है कि फयान इनोसेंट है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो इससे इनडायरेक्टली उसे ब्रेकअप करने के लिए कह रहे थे और शाह ने वैसा ही किया भी। बाद में शाह जाबा को घर पे होमवर्क करा रही होती है। तभी मिंसी का कॉल आता है। मिंसी कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जाबा को भी ले आना। फिर ना वो लोग मॉल पे घूमने के लिए आ गई थी। शाह कहते हैं कि तुम जाबा को देखना, मैं जल्दी से वॉशरूम होकर आती हूँ। फिर वो लोग तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी शोभा कहता है कि वहाँ पे देखो कितना हैंडसम लड़का है, वो तो कोई और नहीं बल्कि फरहान का फ्रेंड था, पीएनजी था। मिंसी कहती है कि अच्छा कौन है, वो देखती है वहाँ पास तो फरहान आ रहा होता है। यहाँ पर पीएनजी शोभा को देख कर सोचता है कि ये बेबी बिल्कुल फरहान की तरह क्यों दिख रहा है। फिर ना वो फरहान से बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अभी ना मुझे एक बच्चा मिला था जो कि तुम्हारे जैसा दिखता है। फरहान कहता है कि होगा कोई, मुझे क्या पता। यहाँ पर तो पीएनजी कहता है कि क्या तुम कभी नशे में होकर किसी के साथ वो सब किए हो। यहाँ पर तो फरहान गुस्से में कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी तुमको शक्ल मिल सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि सारे मेरे ही बच्चे हैं। और तुम क्या बकवास कर रहे हो,
और ज़्यादा बकवास की ना तो मैं तुम्हें इस सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा। यहाँ पर वो शाओ को फ़ोन से वॉइस नोट भेज रही होती है कि मैंने अभी देखा था फुयान को, और उसे ना बहुत देर से उसका फ्रेंड देख रहा था, जाबो को देख रहा था, और वो उसे बहुत देर तक ताड़ रहा था। वो क्या सोच रहा होगा। मैं जल्दी ही बेबी को वहाँ से ले आई थिंक उसने ज़्यादा नोटिस ना किया होगा। शाओ तो उस पर मैसेज से बात करते हुए जा रही होती है कि तुम पहले जल्दी से बेबी को बाहर ले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। उसे जाते हुए चंगजी देख लेता है। चंगजी कहता है कि हे रुको, कि रियलिटी में तुम हो। शाओ कहती है कि मैं नहीं तो मेरा भूत है, मैं यहाँ पे दिखावा कर रही हूँ क्या? फिर आपको तो मैं याद होऊंगा ना, और फुयान भी याद होगा ना? शाओ कहती है कि ऑफकोर्स मुझे याद है। चंगजी कहता है कि क्या तुम दोनों मिल चुके हो एक दूसरे से? शाओ कहती है कि हाँ, वो मेरे बॉस है फुयान, वो बहुत अच्छे लॉयर हैं, हम कंपनी में मिले थे। चंगजी कहता है कि जो कि आज कोइंसिडेंस हम सब मिल चुके हैं, तो क्यों ना हम डिनर करें साथ में बैठकर। शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फुयान कहते हैं कि इसकी जरूरत है, जब यहाँ पे फुयान आ रहा होता है। चंगजी कहता है कि देखो देखो कौन आया है। शाओ तो उसे बिल्कुल नॉर्मली बात करती है फुयान से, क्या कोइंसिडेंस है बॉस, हम लोग यहाँ पे मिल गए। फुयान उसे देखकर कहता है कि आज तुमने खुद को क्रीम केक की तरह रेडी किया हुआ है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए रेडी हुई हो ना? यहाँ पर फिर चंगजी कहता है क्यों ना आज जश्न मनाया जाए, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लेना, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। शाओ कहते हैं कि आज नहीं। चंगजी कहता है कि क्यों नहीं? चंगजी कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ एक साथ खरीदारी करने के लिए नहीं आई हो? बस उसे कॉल करो, वो आ जाएगा। शाओ कहते हैं कि मेरे बीएफ की ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया आज। चंगजी कहते हैं कि कौन सा कपल एक साथ खरीदारी करने के लिए नहीं चाहते। उसके दिमाग में इस टाइम पे कुछ नहीं चल रहा था, वो इसलिए बोल देती कि वो एम्बुलेंस से चला गया। चंगजी कहता है जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया है, तो क्यों ना हम तीनों जश्न मनाने के लिए खाना खा सकते हैं। शाओ कहते कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फुयान उसकी बात काटते कहते कि मैंने रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है। फिर शाओ के पास भी कुछ ऑप्शंस नहीं बचते, वो भी उनके साथ जाती है। यहाँ पर तो फुयान काफी ज्यादा जेलस था। कहता है कि शाओ हाल ही में लगता है काफी ज्यादा मधुमक्खी को पालना पसंद करती है। चंद्र कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बॉयफ्रेंड ने तो एम्बुलेंस में लटक के चला गया। शाओ कहती है कि क्या गलत है, क्या जेलस हो रहे हो? शाओ कहते कि मुझे जेलसी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल पर लेटा हुआ है, मेरा बॉयफ्रेंड जो कि मुझे अभी भी मैसेज भेज सकता है। अगर आप लोग मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो क्यों ना मैं आप लोग को एक एक करके उनके बेड सीट पे ही ले जाऊं, आप मिल लेना जीजा है जितना। फिर शाओ कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो तुम्हें मैसेज भेज सकती है ना, तुम उसे क्यों नहीं लाए? यहाँ पर तो चंगजी से मुंह से पानी निकल आता है। फिर शाओ यहाँ पर मिंगजी को मैसेज कर रही होती है। फुयान को ये देख कर तो जेलसी हो रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, वो ये सोच रहा था। शाओ कहती कि मैं अभी मुझ तरफ फुयान के साथ हूँ और उसके फ्रेंड के साथ, तो जावा की आलाज रख लेना। मिंगजी कहती है ठीक है, मैं उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी। फिर शाओ कहती है आप तो मुझे यहाँ पे काम के लिए लेकर आए थे ना, क्या आप मुझे यही सब बस बताने के लिए, पूछने के लिए लेकर आए थे कि कुछ काम की बात भी है? फुयान को तो अंदर से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जल्दी है क्या? शाओ भी इसके मजे ले रही होती है, कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हुआ है, ये बहुत तैनी है, मुझे इस पर तरस आ रहा है। चंची कहता है कि फिर इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल के डीन की प्रमुख इन्फॉर्मेशन है, मैं उनसे बेहतर सेवा प्रदान कर सकता हूँ डॉक्टर्स की। मैं जाल में खुद फंसने लग गई थी। शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी एम्बुलेंस ले गई है, वो काफी सीरियस भी है। चंची कहता है कि ये तो सिर्फ एक कॉल की बात है, मैं तो एक कॉल में काम कर दूंगा सारा। शाओ कहती है कि मैं उसे जल्दी से मैसेज भेज देती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। फिर यहाँ पर वो मिंगजी को मैसेज करके कहती है यार बचा ले, तो जल्दी से मुझे कॉल कर बोलना कि तू हॉस्पिटल में अब ठीक है, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना है। फिर जैसा शाओ ने कहा था मिंगजी उसे कॉल करती है, वो स्पीकर में बात करती है, कहती है कि बेबी क्या सब कुछ ठीक है, अब तुम ठीक हो? दूसरी साइड से बंदा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और उसकी आवाज़ ना बिल्कुल ओल्ड पर्सन की तरह थी। यहाँ पर शाओ के साथ वो दोनों पर्सन भी शॉक हो जाते हैं। शाओ मन में सोचती है मैंने इसे किसी लड़के से बात करने के लिए बोला था ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ, ये लगता है किसी बुढ़े को फोन दे दी है। चंची कहता है कि इसकी आवाज़ तो किसी बुढ़े की तरह लग रही है, 50-60 साल तो ऊपर ही लग रहा है। शाओ बेचारी क्या ही बोलती, वो कहती है कि वो भी हॉस्पिटल में है ना, उसकी तबीयत भी खराब है और उसका गला भी बैठ उठ गया होगा, कुछ दिक्कत हो गई होगी, आमतौर पर उसकी आवाज़ ऐसी नहीं है। और कहती है कि आप लोग डिनर फिनिश करो, मैं यहाँ पे चलती हूँ। वो वहाँ पे चली जाती है, उसके पीछे फयान भी जाता है। फयान कहता है कि मुझसे बचने के लिए तुमने एक झूठे बॉयफ्रेंड को बनाया है ना, क्या ये इंटरेस्टिंग है। शाओ कहती है कि मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं था। फयान कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा, तुम एक नंबर की बेशरम हो। शाओ कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फयान कहता है कि अपने लिए एक सीढ़ी बनाओ, चलो निकलो यहाँ से। फिर वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है, वो कार में बैठ जाती है, काफी रात भी हो चुकी थी। फयान कहता है कि तुम जेल से कब बाहर आई थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फयान कहता है तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या गलत है? शाओ कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फयान मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुमसे माफी मांगने से पहले मुझे तुम्हारे लिए दुख था, आई एम सो सॉरी। फयान कहता है कि शाओ मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी माफी मेरे लिए इतनी वैल्यूबल नहीं है। शाओ कहती है कि तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फयान कहते हैं कि मेरे पास तुम वापस आ जाओ,
तुम क्यों खेलना चाहते हो? शौ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फयान कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम तक खेलो तो तुम्हें थक नहीं चाहता, फिर हम इसे खत्म कर देंगे। शौ मन में सोचती है अगर तुम्हें इससे बेहतर महसूस होता है, वास्तव में ये तो कुछ भी नहीं है। फयान कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांधो। फिर ना वो उसे वही घर पे ले आया था। फयान कहते हैं घर तुम्हारा है या मेरा? शौ कहती है कि तुम्हारा घर है। शौ अंदर आ जाती है। वो कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। फयान कहते हैं कि तुम इतनी अधीर हो। फिर ना वो उसके फेस के क्लोज आती है और उसका फेस यहाँ वहाँ टच करके दिख रही होती है। कहती है कि एलर्जी कोई नहीं है तुम्हें, और कहती है कि तुमने स्मोकिंग करना कब सीख लिया? मुझे याद है कि पहले तुम्हें सिगरेट वगैरह कुछ भी पीना नहीं पसंद था। फयान कहता है कि क्या तुम मेरी इतनी परवाह करती हो? शौ कहती है कि नहीं, मुझे डर है कि कहीं तुम बेड पर ही ऊपर ना पहुंच जाओ। फयान कहता है पहले तुम अपनी चिंता कर लो, तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर उसे किस करने के लिए क्लोज आता है और चला गया था वहां से। शौ सोचती है तुम क्या कर रहे हो ये? मैं क्लियरली तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन अंत में तुम्हारी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करने से खुद को रोक नहीं पाती। फिर बाद में शौ बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर फयान आता है और वो बात लेकर आया हुआ था। फिर ना वो उसके क्लोज जाता है और उसे किस वगैरह करने लग गया था और उसके नेक पे किस करता है। फिर ना वो उसके लिप पे किस करता है और यहाँ पर ये लोग इंटीमेट हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर फयान बैठा हुआ था। शौ भी उठ जाती है। फयान कहता है कि इतने सारे बॉयफ्रेंड के साथ डेट करने के बाद भी तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। बाय द वे तुम्हारा फोन कई बार बज चुका है। शौ कहता है कि फोन बज रहा था। फिर ना वो अपना फोन ढूंढने लग गई थी। वो पिलो के नीचे भी ढूंढती है, उसे नहीं मिलता। फिर ना वो फयान के हिट करती है, कहती है कि फोन का है। फिर ना वो उसे फोन दे देता है। फिर ना वो मैसेज करती है और फिर फोन साइड में रखकर कपड़े देखती है। उसके तो कपड़े भी नहीं मिल रहे होते। शौ कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो कहते हैं कि मैंने ड्राई क्लीनर के लिए भेज दिया। शौ कहती है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? फयान कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया, अपनी आंखें क्लोज रखी। अरे हाँ, इतने एक्साइटेड मत हो, मैंने तुम्हारे लिए नई ड्रेसेस मंगवा ली है। शौ कहती है तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? फयान कहता है कि कहने दोगे तब ना कहूंगा, और तुमने पूछा भी कहाँ? और मुस्कुरा रहा होता है और इसे ड्रेसेस का पैकेट देता है। फयान कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। शौ कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। फयान कहता है कि तुम मेरा यूज करने के बाद मुझे क्यों फेंकना चाहती हो? और उसकी ड्रेस को नीचे कर रहा होता है। वो उसका हाथ हटाती है और उसका फेस साइड कर देती है। फिर ना वो उसे कार से ड्रॉप कर देता है। फयान कहते हैं कि कब चलना है? शौ कहते हैं क्या मतलब? फयान कहता है कि मेरे घर चलो। शौ कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। फयान कहते हैं कि तुम्हारी इस कम्युनिटी की सुविधाएं बहुत पुरानी हैं और यहाँ पे बुढ़े और लड़कियां ही बस रहती हैं, तुम यहाँ पर अनसेफ हो। शौ कहती है कि मैं नहीं मूव करूंगी। फयान कहता है कि क्या तुम्हारे मन में पड़ोस के बुड्ढों के लिए फीलिंग्स है क्या? शौ कहती है कि तुम्हारा मुंह तो जहर से भी तेज है, कितना कड़वा बोलते हो तुम, तुम्हें तो अपने लिप को ही लीक कर लेना चाहिए, उतना ही काफी रहेगा। फयान उसे फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुम्हारी लिप्स को लीक किया है या नहीं? शौ कहते हैं कि तुम ना बहुत ज्यादा बदमाश हो। वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है कार का, लेकिन ओपन नहीं होता क्योंकि डोर लॉक था। शौ कहती है कि डोर को ओपन करो, मुझे बाहर जाना है। फयान कहता है कि इतनी जल्दी है वापस जाने की, कल जल्दी मुझसे मिलना है। फयान कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ जल्दी। फिर ना वो आते चली जाती है। फिर जब वो घर आती है वहाँ पास तो मिंगजी का पूरा हाल था। वो तो यहाँ पे वेट करते करते थक गई थी। तो जैसे ही शौ को देखती है वो तो उसके ऊपर बरस पड़ी थी। आखिरकार तुम वापस आई गई। फिर ना वो उसके नेक में देखती है, उसे तो बहुत ज्यादा लव बाइट थे। वो कहती है कि ये झूठ है, पर ये तेरे तो पूरे नेक में। वो कहती है अपना मुंह बंद रख, धीरे बोल। शौ कहती है कि फयान का लॉन्ग टाइम से चला हुआ प्यार क्या फिर से जाग उठा? जो तेरे नेक का ये हाल हो गया। वो काफी ज्यादा हंस रही थी। वो कहती है कि हमारा रिलेशनशिप अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मिंग से सैड फेस बनाती हुई कहती है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ नहीं आए? ओह हाँ, तुमने बताया तो था ना कि उस फयान की एक फियांस भी है। फिर रोते हुए कहती है कहीं तुम उस फयान की मिस्ट्रेस तो नहीं बन गई? और बहुत ज्यादा हल्ला करने लग गई थी। यहाँ पास तो वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। शौ कहते हैं कि ये इतनी सीरियस बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। उसकी कोई फियांस नहीं है। उसकी सारे जो भी रूमर्स उड़ी थी वो सारी फेक थी। मिंग से थोड़ा अपने सेंस में आती है, कहती है अच्छा तो फिर ऐसी बात है। और कहती है कि तो फिर तुम दोनों के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है ना? मिंग से कहती है कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तुम दोनों के बीच बस फिजिकल रिलेशनशिप है क्या? तुम्हारी निक को देख कर तो साफ पता चल रहा है। शौ कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है। मिंग से कहती है कि लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम अमेरिका जा रही हो ना, तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? शौ कहती है कि रेडी हूँ। मिंग से कहती है कि अच्छा तो फिर तुम उसे इस तरह से कंपनसेशन कर रही हो, क्या तुम सच में उसे अपना ये सब कुछ देना चाहती हो? शौ उसके सिर पे हिट करती है, कहती है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलता। मिंग से कहती है अच्छा ठीक है समझ गई, होप करती हूँ कि तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगी। बाद में शौ यहाँ पे किसी का वेट करते हुए बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर चौहान आ जाता है। शौ डोर ओपन करती है। शौ कहते कि आप यहाँ पे कैसे? चौहान कहते कि वो हाँ मैं यहाँ पे ना चौबा की हेल्प करने के लिए आया था पजल सॉल्व करने में। शौ कहते ठीक है आप लोग अंदर आइए पहले। चौबा चौहान तक बहुत ज्यादा खुश था। वो पजल सॉल्व कर रहे होते हैं मिलकर। शौ फिर जब अंदर जाती है तभी उसे फयान का मैसेज आता है, जो कि मैसेज ये था कि क्या तुम आज खाली हो?
शाओ कहती है कि अच्छा आज रात की बात है। तभी चुआन यहाँ पे डोर नॉक करता है। शाओ डोर ओपन करती है। चुआन कहता है कि मुझे ना स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे वो सॉल्व करने के लिए जाना होगा। शाओ कहती है कि वो माफ़ करना, मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। और हाँ, मैंने तुम्हारे ओवर टाइम काम करने के लिए टैक्सी का किराया वगैरह सारी वेतन तुम्हें पे कर दी है। चुआन कहते हैं कि आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? उसके बाद मुझे खेलना अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारा बेटा है। फिर चुआन वहाँ से चला जाता है। जब वो चला गया होता है, शाओ अपनी बेबी से कहती है कि जॉबा, अगली बार तुम किसी को बुलाओ तो मुझे बता दिए ना। जॉबा भी हंसते हुए कहता है ओके मम्मा, मैं बता दूंगा। तभी यहाँ पर उसे चुआन का कॉल आ जाता है शाओ को। एक्चुअल में चुआन ने ना अपना बैग भूल गया था, तो वो शाओ से हेल्प मांगता है। शाओ कहती है ओके मैं तुम्हारा बैग देने के लिए आती हूँ। फिर वो ना उसे बैग देने जाती है। फिर यहाँ पर तो चुआन अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को साथ में फयान ने देख लिया था। फयान तो बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। वो गिफ्ट लिया होता है वो सिर्फ साइड पे फेंक देता है। तभी वो कार से बाहर आता है, शाओ से देख लेती है। शाओ कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फयान गुस्से में कहता है कि बिजी होने का मतलब तुम्हारा यही मतलब था कि तुम यहाँ बिजी थी, अदर मैन के साथ बिजी थी तुम। शाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। फयान उससे क्वेश्चन करता है कि तो फिर कैसा है, मुझे बताओ तुम। शाओ मन में सोचती है मैं जॉबा के बारे में से नहीं बता सकती। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती तो फयान कार से चला जाता है बैठकर। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर रीमा ना उनसे हेलो करी होती है सर से, लेकिन यहाँ पे बॉस उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि फयान गुस्से में था। रीमा शाओ से कहती है कि आज ये बॉस को क्या हो गया, इतना कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, लगता है कुछ केस में गड़बड़ हो गई है, इसी वजह से इतने गुस्से में है। शाओ कहती है कि तुम काम में जाओ, इसे भूल जाओ, जाने दो उन्हें। रीमा कहती है कि अरे हाँ 10 मिनट्स में भी हमें कॉन्फ्रेंस रूम में मिलना है, और कहती है कि जाओ बॉस के लिए एक कप कॉफी भी बना देना और दिया ना उन्हें। फिर हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे थे। रीमा शाओ से कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग की भी जरूरत है। शाओ और रीमा को बात करते देखकर वो टेबल पे नॉक करता है फयान। फिर रीमा कहती है कि सॉरी बॉस। फिर यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन देने लग गई थी। शाओ कॉफी देने के लिए चली जाती है। जैसे ही कॉफी लेकर वो आई थी, गलती से ही फयान के हाथ पे वो कॉफी गिर जाती है। शाओ तो सॉरी सॉरी करने लग गई थी। फयान कहता है कि मीटिंग जारी रखें, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पर तो कलीग्स बातें करने लग गई थी कि बॉस का फेस कितना ज्यादा गुस्से वाला था। मुझे लगा कि बॉस अभी अपना आपा खो देंगे, और ये कॉफी भी कितनी ज्यादा हॉट है। रीमा कहती है शाओ से कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नेम जीजी होता है। शाओ यहाँ पे मेडिसिन लेके जा रही होती है, तभी वो यहाँ पे टेबल के पास आई थी। जीजी कहती है कि यहाँ पर फयान है। वो बंदा कहता है कि मैम क्या आपने कभी अपॉइंटमेंट ली है? वो कहती है कि नहीं, मेरा अंतिम नेम जी है, मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर ना वो अंदर चली जाती है। फिर ना वो फयान के हाथ में मेडिसिन लगाने के लिए यहाँ पे गेट के पास खड़ी थी, तभी यहाँ पे जीजी आती है। जीजी कहती है तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ। वो कहती है कि मैं मिस्टर फयान की असिस्टेंट हूँ। वो ना उसके हाथ से मेडिसिन ले लेती है। जीजी कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं ही दे आऊंगी, और वो अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पे रीमा आती है। रीमा शाओ को साइड पे ले जाती है। रीमा कहती है कि लगता है ये ब्यूटीफुल सी वुमन जो गई है वही उनकी गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी उन्होंने डिनर पार्टी के लिए बताया तो था उनकी गर्लफ्रेंड है, वो एक लॉयर है, ये भी तो लॉयर ही है। शाओ को तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। शाओ कहती ठीक है मैं चलती हूँ अभी। फिर ये दोनों कैंटीन में डिनर कर रही थी। तभी यहाँ पर फयान शाओ के साथ आता है। शाओ तो उसे देख कर अपना फेस नीचे कर लेती है और उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। फयान उसके पास आता है। शाओ तो भी नीचे सर करके बैठी थी, देख ही नहीं रही थी। फयान कहता है कि जो फाइल मैंने तुम्हें रेडी करने के लिए दिया था, मुझे याद आ गया तुमने वो अभी तक सबमिट नहीं की है कंप्लीट करके, तुम मेरे ऑफिस में आओ। और रीमा से कहता है कि तुम जीजी की अच्छे से देखभाल करना, और शाओ को अपने साथ ले जाता है। शाओ फयान के पास आकर कहती है कि तुम किस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे? फयान कहता है कि आज सुबह तुमने मुझे क्यों जलाया, मैं ढंग से डिनर तक नहीं कर पा रहा। शाओ कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और कहती है कि रीमा मेरी बहुत हेल्प करी है जब से मैं इधर आई हूँ, इसलिए मैं उसे खुश करने के लिए उसके साथ डिनर करने के लिए चली गई थी। फयान कहता है कि तुम्हें बाकी सबको तो खुश करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अपने बॉस को भी खुश करना सीख लिया करो। शाओ भी यहाँ पे टॉन्ट मार देती है कि बॉस को खुश करने की कोशिश में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, इस वजह से मुझे याद नहीं था। फयान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैंने अपने मन में एक घर खरीदा है। शाओ कहती है कि तुम्हारे घर की कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। फयान कहता है ठीक है मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। शाओ कहती है कौन सा डिस्काउंट, तुम मुझे अपनी टूटी हड्डियां दे दोगे क्या? फयान कहता है कि मैंने खुद को बिगाड़ लिया है। फयान कहता है कि तुम मेरी मेडिसिन लगाओ। शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी, वो लॉयर जीजी मुझसे ले ली थी। फयान कहता है कि तुम्हें ऐरा गहरा दिखता हूँ क्या, मैं सबके सामने कपड़े उतारूं अपने, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हर लड़की पे नजर जाती है? शाओ कहती है ठीक है मैं मेडिसिन लगाती हूँ। शाओ उसकी मेडिसिन लगा रही होती है। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? फयान कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मेरा दर्द कम हो जाएगा। शाओ कहती है कि तुम अभी भी गुस्सा हो। फयान कहता है कि तुम मुझे नाराज क्यों करना चाहती हो, और कहता है कि वेडिंग में अपने साथ उस हैंडसम लड़के को ले आना। शाओ कहती है कि मेरे और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फयान कहता है कि मैं जानता हूँ। शाओ कहती है तुम्हें कैसे पता? फयान कहते हैं कि मैंने ये चेक करवाया था, मुझे पता चला कि वो हाउसकीपिंग कंपनी का है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप एक कॉलेज की छात्र से अपने घर का काम क्यों करवाना चाहती हैं।
शाओ कहती है कि मैंने सोचा था कि ये कोई आंटी होगी, मैंने होप नहीं किया था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट होगा। लेकिन जब मैं उसकी ओर देखती हूँ तो मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके साथ कंप्लीट कर लिए। वो हर रोज 4 से 6 घंटे काम पे रहता है मेरे घर पे। इतना कहकर शाओ वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर फयान उसे अपनी लाइफ में बैठा लेता है। वो तो यहाँ वहाँ मूव कर रही होती है। फयान कहते हैं कि हिलना मत। फयान कहते हैं कि कल रात तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई। शाओ कहती है कि मुझे डर था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, और कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है, ऊपर से अभी दिन भी है। फयान कहता है तो रात को घर पे करे। शाओ कहती है कि क्या। फयान कहता है कि क्या वो अच्छा टाइम नहीं था। फयान कहता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। शाओ कहती है कि मुझे डर है कि कुछ लोग तुम्हारे इस फेस को खो देंगे। फयान कहता है कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है। उस दिन की जो सीट्स थी वो सारी गीली है। तभी बाहर से नॉक करने की आवाज आती है। बाहर पे तो जीजी नॉक किए जा रही थी। कहती है कि मैं हूँ, डोर ओपन करो। फयान कहता है कि मेरा वेट करने के लिए तुम मीटिंग रूम में जाओ। जीजी चली जाती है। फयान कहता है कि और तुम मुझे फॉलो करो। शाओ कहती है लेकिन क्यों। फयान कहता है कि मुझे डर है कि कोई जेलस फील करेगा। फिर यहाँ पर ये लोग कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। जीजी यहाँ पर अपना हैंड शेक करने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर तो फयान अपना हैंड शेक नहीं करता। कहता है कि मेरे हाथ पे ना चोट लगी हुई है तो मैं नहीं कर सकता। जीजी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और फिर शाओ के पास आगे कहती है कि तुम्हारी ना लिपस्टिक फैल चुकी है, ध्यान दो थोड़ा। वो तो देखकर काफी ज्यादा शाय फील करती है। तभी यहाँ पर ऑफिस के ग्रुप में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि बॉस लेडी वही है जीजी। तभी यहाँ पर साफ साफ आकर खुद फयान क्लियर कर देता है कि तुम लोग बेफालतू की अफवाह मत उड़ाओ, मेरी गर्लफ्रेंड जेलस फील करेगी। नेक्स्ट सीन में फयान अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली है, अच्छा मौका है तो मेरी वेडिंग में साथ में अपने शाओ को भी ले आना। बाद में फयान शाओ के साथ होता है। फयान कहता है कि आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ वेडिंग में चलो। शाओ कहती है कि मैं नहीं जा रही। फयान कहता है ठीक है मत जाओ, मैं तुम्हारी इस मंथ की सैलरी कट कर दूंगा। शाओ कहती है कितने टाइम पे जाना है। वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ड्रेसेस रखी है, तुम चूज कर लो। फिर ना वो जब ड्रेस चेंज कर आती है वो देखती है कि यहाँ पर तो फयान है ही नहीं। तभी फयान उसे बैक साइड से हक कर लेता है। फयान उसका टेबल पे बैठा कर उसका माउथ पकड़ता है। कहते हैं क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। फिर फयान यहाँ पर उसे किस करने लग गया था। फिर यहाँ पर ये दोनों ही किस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बाहर में होता है अपने फ्रेंड के साथ। उसका फ्रेंड कहता है कि वो तेरे साथ इंटीमेट हो चुकी है, तुम दोनों ने सब कुछ कर चुका है तो फिर की दिक्कत क्या हो रही है। फयान कहता है कि इतना सब करने के बाद भी वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। जेंड्री कहता है कि तुम हार मान रहे हो। फयान कहता है कि वो शुरुआत में इतनी हार्डलेस थी, बस मुझे छोड़ के चली गई ब्रेकअप करके, उसका दिल चट्टान की तरह है। उसका फ्रेंड कहता है कि तो फिर तू क्या करना चाहता है, तेरे दिल में उसकी लिए नाराजगी परवाह नहीं है। फयान कहता है कि मैं उससे बहस करना चाहता हूँ, लेकिन इससे वो मुझसे और दूर चली जाएगी, वो ये नहीं चाहती है जो मैं चाहता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा ठीक है, तू भूल जा, मैं तुझे एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक कार नहीं खरीदी है, चलो कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। दूसरी साइड शाओ यहाँ पे सो रही होती है। तभी उसे कॉल आती है और कहते हैं कि कार का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। शाओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी वहाँ से भागती निकलती है। दूसरी साइड में फयान को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग मुझे यहाँ पे बैठने के लिए फोर्स कर रहे हो, मेरी सर्जरी हो गई तो। तभी वहाँ पे भागते हुए शाओ आती है। फयान कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। फयान कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो, और कहते हैं कि हड्डी टूटने की बात सच है। शाओ फयान के लिए वरीड होते हुए कहते हैं कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है। वो तो फयान के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो रही होती है। तब यहाँ पे उसके फ्रेंड सारे चले जाते हैं। फयान कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड हो। शाओ कहती है कि परवाह मत करो, तुम्हारे मरने से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो उसे फिर अपने लैब में बैठा लेता है। वो काफी ज्यादा हिल रही होती है। वो कहता है कि हिलना बंद करो, मेरे ऑलरेडी हड्डी टूट चुकी है। फयान कहते हैं कि आज रात तुम मेरे साथ रहो। शाओ कहती है कि तुम्हारे हाथ पहले से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। फयान कहता है कि मुझे पता है कि तुम जिद्दी नहीं हो। शाओ कहती है कि अब तुम गुस्सा नहीं होना। फयान कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ और बहुत ज्यादा काइंड भी हूँ। शाओ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तुम जाने दो। फयान कहता है कि मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगी। वो मुस्कुराती है और शाओ फयान के किस करती है। फयान भी उसे किस बैक करते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग हॉस्पिटल के बेड पर ही साथ में सो रहे होते हैं। तभी अलार्म बजता है। फयान उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि सो जाओ अलार्म बंद करके। शाओ कहती है कि मैं अपने क्लोथ चेंज करने के लिए जा रही हूँ। फयान कहते हैं कि डोंट वरी, मैं किसी से तुम्हारी ड्रेस मंगवाने के लिए कहूँगा। शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तभी तो मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट बना कर लेके आऊंगी ना। शाओ उठ के वहाँ से जाने लगती है। फयान कहते हैं कि रुको, तुम कोट पहन लो मेरा। वो उसका कोट पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ये शाओ घर पे आती है वहाँ पे तो उसका बेबी था। शाओ कहते हैं कि मम्मी आप आ गई और उसे हक करके कहते हैं कि मम्मा आप कहाँ थी। शाओ कहते हैं कि मम्मा तुम्हारे लिए डिनर खरीदने के लिए गई थी ना बेटा। जहाँ तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा था और कहते हैं कि मम्मा आप किसका कोट पहनी हुई है। शाओ के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो झूठ बोल देती है कि मेरे कोट है बेटा। वो तो कहता है शोभा की मम्मा लेकिन ये तो अंकल का कोट लग रहा है। शाओ कहते हैं कि बेटा बस कर, चलो तुम जल्दी किंडरगार्टन में तुम्हें छोड़ना है ना, तो चलो मैं जल्दी डिनर बना देती हूँ। फिर बाद में शाओ को फयान की मम को कॉल आता है। वो उसे एक कप चाय पीने के लिए बुलाती है। फिर वो वहाँ पे जाती है।
उसकी मॉम कहती है कि बेटा अब तुम किस तरह का काम कर रही हो। शॉ कहती है कि मैं अब एक लॉयर हूँ। यहाँ पर तो आंटी बिल्कुल स्वीटली बात कर रही होती है। ये कहती है कि मेरे बेटे की भी अब मैरिज करने की उम्र हो गई है। यहाँ पर तो शॉ डर रही होती है। फियान की मॉम कहती है डर क्यों रही हो बेटा इतना। शॉ कहती है कि कुछ नहीं आंटी। फियान की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं तुम्हें यूँ काट निकालूंगी और पैसे देने लग जाऊंगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी शॉ यहाँ पर उन्हें बाहर तक सी ऑफ करने के लिए जाती है। वो कार से जा रही होती है तभी पीछे से फियान आ जाता है। शॉ कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे। फियान कहते हैं कि मुझे बेड पे पड़े पड़े रहा नहीं गया तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया बस। फियान कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ आज। वो कहती है कि मैं अभी ना अपनी आंटी के साथ खाना खाने के लिए गई थी इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चलो टहलने के लिए चलते हैं। फियान पहले मुस्कुराता है फिर कहता है कि तुमने अपने घर पे कोई मैन को तो छिपा नहीं रखा, तुम इतना घबरा रही हो जो। शाह कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामास वगैरह देखते हो। खैर छोड़ो, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल छुट्टी कब मिली हो, तुम्हारा हाथ कैसा है। फियान कहते कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, तुमने आंसर नहीं दिया। शाह कहते कि ओ मैंने ध्यान नहीं दिया। फियान कहते कि ओ तो फिर तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा सिर और पैर दोनों उल्टा ही है। यहाँ पर तो उसे मिंगसी का मैसेज आया जा रहा था बार बार कि तुम जल्दी घर पर आओ और जॉबा को ले जाओ, उसने कुछ मीठा खा लिया है। शॉ भी उसे रिप्लाई कर रही होती है तभी ना उसे जॉबा कॉल आ जाता है। शॉ पिक कर लेती है। शॉ तो बस मम्मा मम्मा किए जा रहा था। फियान कहते हैं कि ये कौन है। शॉ कहते हैं कि मेरा फ्रेंड है एक। फियान कहता है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो तुम्हें मम्मा कहता है। शॉ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है कि वो क्या एक्सक्यूज दे। फिर कहती है कि ये मेरे फ्रेंड का बेबी है जो मुझे मम्मा बोल देता है। फियान कहता है तो फिर तुम इतनी सी बात के लिए इतनी घबराई हुई क्यों हो। शॉ कहती है कि ये पहली बार नहीं है, मुझे ऐसा कहा गया हो, वो मुझे हर बार मम्मा बोलता है। फिर उसके क्लोज आकर कहते हैं कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। शॉ कहती है लो अच्छा तुम ही फोन लेके चेक कर लो। फिर इस बार तो मिंगसी कॉल उठाती है, वो कॉल करता है उसी नंबर पे। मिंगसी को तो सब पता था कि इस बार फियान बात कर रहा है। फियान कहता है कि ये बच्चा अभी मम्मा क्यों कह रहा था। मिंगसी कहती है कि मेरा बच्चा है, मुझे मम्मा कह रहा था बस। तभी वो आगे कुछ बोल पाता फियान, तभी शॉ से फोन छीन लेती है। कहती है अरे मास्टर जी आपको कुछ पूछना था ना, लेकिन मैं अभी बाहर हूँ, मैं आपसे बाद में आकर बात करती हूँ। फियान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर किसी और दिन चलूंगा, आखिरकार वो तुम्हारा पर्सनल रूम है, मैं किसी न किसी दिन तो वहाँ पे आ जाऊंगा। और उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड शॉ फिर घर पे आ गई होती है तभी और बेबी आ जाता है। शॉ बेबी को हक करती है। शॉ कहता है कि मम्मा आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, फोन कट कर दिया, क्या इसका मतलब ये है कि उस अंकल की वजह से आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी मम्मा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती, बस तुम्हारी मम्मा को बस अभी अच्छे से सुविधा हो रही थी इसलिए मैंने कॉल कट कर दी। चापा कहता है ठीक है मम्मा मैं इस बार आपको माफ करता हूँ, लेकिन अगर अगली बार आपने फोन मत कट करना मेरा। शॉ कहते ठीक है बेटा तुम जाके जल्दी से नहा लो। जब चापा चला गया होता है यहाँ पे मिक्सी कहती है कि क्या उसने कुछ खोज की क्या। यहाँ पर फिर शॉ उसे सब कुछ बताती है कि वो उसे मम्मा बुला रहा था, इस वजह से को शॉक वगैरह हो गया था। मिक्सी कहती है कि फियान को लगा था कि चापा मेरा बेबी है। फिर यहाँ पर वो हंसने लग गई थी। फिर कहती है कि लेकिन तुम रियलिटी में उसे इस बारे में बताने की प्लानिंग नहीं कर रही हो। शॉ कहती है कि मैं अभी इस बारे में विचार कर रही हूँ कि आज मैं उसकी मॉम से मिली, मुझे हमेशा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। मिंगसी कहती है इसके बारे में तुम फिर से सोचो, अभी ज्यादा जल्दी नहीं है। नेक्स्ट सीन में फियान का डैड का दिखाया जाता है जो कि शॉ से मिलते हैं। फियान के डैड कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बुरा हुआ कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारी इमेज खराब हो चुकी है, फिर भी तुम एक क्लीन पर्सन को ढूंढ रही हो। शॉ कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं फियान से मैरिज करना चाहती हूँ, और मैंने कब कहा कि मैं स्पोर्ट्स से मैरिज करना चाहती हूँ। फादर कहते हैं तो फिर तुम उसे देखने के लिए यहाँ पर क्या कर रही हो। शॉ कहती है केवल अडल्ट के मनोरंजन के लिए, इसके अलावा वो और मैं दोनों ही सिंगल हैं और वैसे भी मैं फ्रीडम के साथ जी रही हूँ। फादर कहते हैं कि क्या एक लड़की होने के नाते तुम्हें यही कहना है। शॉ कहती है तो फिर क्या मुझे सीरियस होना चाहिए। फादर कहते हैं इसके बारे में सोचना भी मत, अरे हाँ तुम यहाँ से जल्दी जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। फिर वो टैक्सी में बैठ के चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि आप अपने बड़ों से बात करते समय इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हो। वो कहती है क्योंकि मैंने अपने फादर को भी ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, मैं कई वर्षों तक जेल में थी। ड्राइवर कहता है कि लड़की ये अच्छा नहीं होता है, किसी भी झगड़े का परिणाम हिंसा बस करना नहीं होता है। शॉ कहती है कि किसने कहा कि मैं उसे लड़ने जा रही हूँ। फिर ना वो फियान के घर पे आ गई थी और डोर वगैरह खोल कर अपनी ब्लेजर निकाल कर डायरेक्ट फियान को जाकर किस करने लग गई थी और उसकी बैट निकाल कर उसके दोनों हाथ को हैंडकफ कर देती है। फियान कहता है कि इस तरह से गेम खेलना तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। फियान बस को क्लोज आने लग गया था तभी शॉ यहाँ पर उसकी शर्ट रिमूव करने लग गई थी, फिर उसे किस करने लग गई थी। फिर यहाँ पर ये दोनों ही डीपली किस कर रहे होते हैं। फिर बाद में शॉ यहाँ पे सो रही होती है। फियान कहता है कि बहुत अधिक स्ट्रेंथ था क्या। शॉ कहती है कि मुझे प्रोवोक मत करो, जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मैं लेट जाती हूँ। फियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तुम्हें इसे पे करने की जरूरत है। फिर ना वो उसका मुंह पकड़कर उसे किस करने लग गया था। फिर कहता है कि तुम ईमानदारी से मेरे पास वापस आ जाओ। फिर शॉ यहाँ से चली जाती है। फियान जब शॉ को लाया हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब यहाँ पर उसे फादर का कॉल आता है।
फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर बोल रहा हूँ। फयान कहता है कि मैं अभी भी आपका विद्रोही पुत्र हूँ ना। फादर कहते हैं कि पहले तुम वापस आओ, बाद में बात करते हैं, और हाँ, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए फोर्स मत करना। फयान कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो आप मुझे अरेस्ट करेंगे, और बाय द वे मुझे कुछ और काम है, मैं पहले फोन रखता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें शॉ के बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फयान ने सरप्राइज प्लान किया था। फयान कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे। शॉ कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। फयान कहते हैं कि मुझे डर है कि मेरे अलावा तुम्हारे बर्थडे के बारे में कोई भी याद नहीं करता। शॉ तो यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और थैंक यू कर रही होती है। फयान उसकी वेस्ट पकड़कर उसे क्लोज करते हैं और कहता है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पर शॉ को कॉल आ जाती है, जहाँ पे मिंग से कह रही होती है लगता है जॉबा को बुखार हो गया, उसे बहुत तेज बुखार है, तुम जल्दी आओ। शॉ फयान से कहते हैं कि मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे जल्दी जाना है, मुझे इंपॉर्टेंट काम है कुछ। फिर ना वो वहाँ से भाग जाती है। फयान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कि पहले मुझे आंसर दो। शॉ कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। फयान कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देता हूँ, 30 डेज में तुम मुझे आंसर दे ही देना। वो उसके रिंग का कोई आंसर नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे थी तभी यहाँ पे जॉबा कहते हैं कि मम्मा आज आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। शॉ कहती है कि मेरे बच्चे का बुखार उतर गया, पर कहते हैं कि माफ़ करना बेटा, मम्मा ने तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें कल बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगी, तुम इसे अपना कंपनसेशन समझ लेना। वो घर पे थी तभी यहाँ पर फयान से मैसेज करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मंडे को रिलीज हो ही जाएगा। शॉ कहते हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ा अनुचित है। फयान कहते हैं कि तुम मुझसे मैरिज करने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो। नेक्स्ट सीन में शॉ अपने बेबी को घुमाने के लिए लेकर आई हुई थी। तभी सामने से फयान और उसका फ्रेंड भी आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर शॉ तो बैक साइड हो जाती है। तभी जॉबा कहते हैं कि मम्मा मैंने उस अंकल को जाते हुए देखा है, वो अंकल तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। शॉ कहती है कि क्या वो तुम्हें पसंद है। जॉबा बाद में डिसाइड जाता है और फयान से कहते हैं कि अंकल क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ पर तो जॉबा फयान को टकाटक घूरे जा रहा था। फयान को भी थोड़ी सी अजीब लगता है। वो कहता है कि मेरे फेस में कुछ लगा है क्या। जॉबा कहता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। फयान कहता है कि हाँ मेरे पास तो है। जॉबा कहता है कि आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। फयान कहता है कि क्या किसी अनोदर वुमन ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है। जॉबा कहता है कि नहीं, लेकिन मेरी मम्मा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। फयान कहता है कि लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। खैर छोड़ो, कुछ खाना चाहोगे। तभी यहाँ पर फयान का फ्रेंड भी आ जाता है। फ्रेंड कहता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। फयान कहता है कि नहीं तो ये मेरा बेटा नहीं है। उसका फ्रेंड तो बिलीव नहीं कर रहा होता है, कहता है कि मुझसे तो झूठ मत बोल, ये तेरा ही बेटा है, बिल्कुल तेरा फेस इससे मिल रहा है। फयान कहता है कि लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा हैंडसम है। फयान कहता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम अकेले आए हो क्या। जॉबा कहता है कि नहीं अंकल, मैं अपनी मॉम के साथ आया हूँ, उन्होंने कहा था कि वो मुझे बाद में ले जाएंगी। फयान कहता है कि तुम्हारी मॉम का फोन नंबर क्या है, वो तुम्हें ले जाएंगी। तभी जॉबा फयान के फ्रेंड मॉक्सी से कहते हैं कि अंकल क्या आप अपने कान बंद कर सकते हैं, मैं एवं किसी को ऐरे गैरे को अपने नंबर मम्मा का नहीं दूंगा। मॉक्सी के तो ईगो पे आ जाता है। मॉक्सी कहता है कि बच्चे ये फयान तो सुन सकता है लेकिन मैं नंबर नहीं सुन सकता, ऐसा क्यों। जॉबा कहते हैं क्योंकि मुझे ये अंकल ज्यादा पसंद आए। मॉक्सी कहता है कि छुटके तो बचपन से ही दूसरों से नाइट रूट सीखते आ रहा है क्या। मॉक्सी कहता है कि सही नहीं है, अगर तुम चाहो तो एक साथ बता सकते हो। तभी मिंगसी शॉ को भी बुला लेती है। तभी यहाँ पर जॉबा अपनी मम्मा का नंबर उसे बता देता है। फयान कहते हैं कि क्या ये यही नंबर है। जॉबा कहते हैं कि अरे नहीं अंकल, एक नंबर मिस है, फिर वो उसे बता देता है। फयान कहता है कि अच्छा तुम्हारी मॉम का नाम क्या है, उसे तो शक हो रहा होता है। फिर यहाँ पर तो मॉक्सी का दिमाग चलने लग गया था। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम शॉ है। शॉबा कहता है कि आपको कैसे मालूम। फयान कहता है तुम्हारी मम्मा भी कहाँ है, अभी जाकर उन्हें ढूंढो। शॉबा कहता है कि वो मॉल में है, मेरी मम्मा ने कहा था कि मैं आपको ढूंढने के लिए आऊँ, फिर वो मुझे बाहर से वो मुझे ले जाएंगी पिकअप करके। फिर फयान यहाँ पर शॉबा के फॉरहेड पर किस करता है और मॉक्सी से कहता है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर शॉ को कॉल करते हुए ढूंढा होता है। फिर वो उसे शॉ दिख जाती है, वो उसे कॉल करता है। फिर ना वो उसे सामने से आवाज देता है। शॉ तो उसे देखकर वहां से भागने लगती है। फयान भी उसके पीछे भागता है। फिर यहाँ पर ये दोनों ऐसे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। ऊपर साइड से मिंसी भी जॉबा के पास आ गई होती है। बगल से मॉक्सी और जेंजी भी थे। वो दोनों ही वो सभी लोग जो है ऊपर से देख रहे होते हैं शॉ को भागते हुए, और उसके पीछे फयान भी भाग रहा था। जेंजी कहता है कि इसके पेरेंट्स तो बहुत तेज भाग रहे हैं, ये बड़ा होकर जरूर ये बेबी बॉय भी बहुत तेज होगा स्पोर्ट्स में। तभी फयान यहाँ पर शॉ के हाथ पकड़ लेता है। फयान कहता है कि इतने सालों तक तुम अब्रॉड में रहकर दौड़ वाली गेम वगैरह खेल रही थी क्या, इतना फास्ट दौड़ती हो। शॉ कहती है कि तुम्हें मेरा पीछे करने के लिए किसने कहा, क्या पसंद नहीं है। शॉ कहती है कि तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे हो। फयान कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत साहस है। शॉ कहते हैं कि मुझे सही अवसर नहीं मिल पाया। फयान कहता है कि मुझे बताओ कि सही अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर किस टाइप का अवसर उपयुक्त है, क्या हम दोनों को नहाने और कपड़े बदलने की जरूरत है, मुझे एक समान विचारधारा वाला व्यक्ति ढूंढना है। शॉ कहती है कि बस करो, अब शांत हो जाओ। फयान कहता है कि नहीं, अब मैं शांत नहीं हो सकता, और उसे पकड़कर किस करने लग गया था। शॉ भी किस करने लग गई थी, दोनों ही कर रहे होते हैं। ऊपर से सारा नजारा तो यहाँ पर ये सभी लोग भी देख रहे थे। मिंग तो जॉबा की आंख में हाथ रख देती है जिससे वो देख न सके। जॉबा भी कौन सा कम था, वो अपना हाथ हटाकर एक आंख से झाँक रहा होता है।
अब आई थिंक ये लोग भी सब साथ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक